भगवत गीता में ना गुह्यतम ज्ञानम, द मोस्ट हिडन, हाँ, गूढ़ ज्ञान पंचकोश का है। अगर आचार्य का आनंदमय कोश विकसित नहीं है, वो बच्चे का आनंदमय कोश विकसित नहीं कर सकता। अगर आचार्य का विज्ञानमय कोश विकसित नहीं है, वो बच्चे का विज्ञानमय कोश विकसित नहीं कर सकता। अगर आचार्य का मनोमय कोश विकसित नहीं है, तो वो बच्चे का मनोमय कोश विकसित नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी वी कैन डैमेज इट। अगर किसी व्यक्ति का मनोमय कोश विकसित नहीं है, तो उसको क्रोध आएगा, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य लोग कहाँ पर रहते हैं? मनोमय कोश में। अब उसको क्रोध आता है, अगर किसी को क्रोध आता है और अपने बच्चे पे क्रोधित होता है, बच्चे को क्या होता है? डर बैठने लगता है। प्राणमय कोश एंड मनोमय कोश, वी विल बी एबल टू कवर लिटिल बिट ऑफ प्राणमय कोश। आप लोगों ने महाभारत का वर्ष तो सुना होगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभीर नरानाम धर्मो ही तेषु अधिको विशेषा धर्मेन ही न पशुभीर समाना। तो इस श्लोक का जो आधार है वो प्राणमय कोश से बहुत डीपली कनेक्टेड है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार जो प्रक्रिया हैं, आहार मीन्स खाना, निद्रा मीन्स सोना, भय मीन्स फियर, and methun means procreation. So these four are common between men and animals. Ahara, nidra, bhay, maithunam cha samanyam etat pashubhir naranam. Dharmo hi tesho adhiko vishesha dharmena hi na pashubhir samana. Only what differentiates human beings from animals is the understanding of dharma, and one who is devoid of dharma is like an animal. Now, coming to the beautiful part of the first four things, ये चारों चीजों का घर प्राणमय कोश में होता है। और ब्यूटीफुल थिंग क्या है कि जो आहार और निद्रा है, सबसे सुंदर चीज इसमें, आहार और निद्रा जो है वो अन्नमय कोश से जोड़ती है, और भय और मैथुन मनोमय कोश से जोड़ता है, एक ग्लू की तरह। ये बात को समझना थोड़ा आवश्यक है। आहार और निद्रा, बच्चों की क्या जरूरत है? खाना, सोना और खेलना, है ना। तो आहार और निद्रा अगर अच्छे से हुई है तो आपका अन्नमय कोश ठीक रहता है, और प्राणमय कोश जो कि आपके अंदर के सिस्टम्स हैं, 5 वायु हैं, वो अच्छे से चलती है। बच्चों को थोड़ी ना हम प्राणायाम कराएंगे बैठा के, है ना। दूसरी बात समझने वाली ये है कि हर आयु में एक कोश अपना प्रधानता लेता है। वैसे बाल अवस्था में प्राणमय कोश और मनोमय कोश प्रधानता लेते हैं। कि अब इसका मतलब ये नहीं कि अन्नमय कोश को हम छोड़ देंगे, कि 7 साल 6-7 साल तक अन्नमय कोश विकसित होता है, उसका मतलब है कि मेन फोकस से उस पर ध्यान देना है। अभी जीवन भर तक तो अन्नमय कोश रहता है, जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तब तक शरीर तो है, और हर आयु में हमें शरीर का ख्याल रखना है। बचपन में जहाँ 4 रोटी खाना से एनर्जी मिलती थी, बुढ़ापे में वही कम खाने में एनर्जी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उतने हमारा बर्न नहीं होता है खाने का, तो इसलिए कम करना है खाने को। तो अपने अन्नमय कोश का ख्याल तो मृत्यु तक हमको रखना ही रखना है, पर शिशु अवस्था में सबसे ज़्यादा फोकस उस पर देना है। वैसे ही बाल अवस्था में सबसे ज़्यादा फोकस प्राणमय कोश। अभी हमारा अगर शरीर ठीक से चल रहा है, सब ठीक है, उसके अंदर भी तो सिस्टम्स है ना, है या नहीं। अभी हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। इन सिस्टम्स को अच्छे से ये फंक्शन करने लगे, ठीक से फंक्शन करें, उसके लिए 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में रहती है। एक्चुअली 10 प्रकार की है, 5 मुख्य है। तो वहाँ जैसे हमने वर्णन किया हुआ है, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान वायु जो है। इवन जब आपको हिचकी आती है या छींक आती है या पलके झपकते हैं, वो भी वायु से ही आपके कंट्रोल होता है। उसमें जो प्राण, जैसे उदाहरण रूप में एक लूँगा, मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं लूँगा। प्राण वायु जैसे है वो हृदय के क्षेत्र में रहने वाली वायु है, इसीलिए प्राण छूट गए जब हम बात करते हैं कि हृदय ने काम करना बंद किया। तो इस तरह के ये 5 वायु के जो हैं उनको कैसे हम संतुलन में लाएं, कैसे उसको ठीक फंक्शनिंग करें, इसीलिए 7 साल 6 साल बालावस्था में जब हम देखेंगे, छोटे बच्चों में नहीं, छोटे बच्चों को खेलना चाहिए अच्छे से,
उनको व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम नहीं करना चाहिए। योग और प्राणायाम थोड़े बाद में, जैसे योग की जब हम बात करेंगे तो 9-10 साल के बच्चे करना शुरू करना चाहिए। होते होते 12-13 साल के बाद ही हम कहीं प्राणायाम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो कहते हैं जब उनका शरीर ग्रो करना बंद करे तभी प्राणायाम हमें करना चाहिए। कई योग आचार्य, कई योग लोग ऐसा भी बात रखते हैं। आप अगर किसी योगा के आचार्य के साथ में बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, उनसे आप लोकली यहाँ पर बात करके वैसे आप अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या अपने घर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि किस आयु में योग हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ करें या अपने लिए लाएं। बिना प्राणायाम के आप नहीं इसको संभाल पाएंगे। इतना पावरफुल तरीका था हमारे जो शास्त्रों में, हमारी योग सूत्रों में जो वर्णन है कि प्राणायाम जो उसमें अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, कितने ही प्रकार के हमारे प्राणायाम हैं, ये सभी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। गाइडेंस के थ्रू हमें इनको करना चाहिए, इसीलिए किसी योग आचार्य के साथ में हमें लेके इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। तो आप अगर अपने स्कूलों में ये प्रयास कर रहे हैं लाने का या अपने घर में, तो ऐसा करना एक प्रकार से बहुत अनिवार्य है। योग सिर्फ आसन नहीं है, उसमें बहुत सारे उसके 8 लिम्स हैं जिसको कहते हैं, उसको हमारे को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एज आचार्यस, एज टीचर्स, वी शुड स्पेंड सम टाइम स्टडिंग व्हाट आर द 8 लिम्स ऑफ योगा। और उसमें से एक भाग जो है वो आसन है सिर्फ। इसमें क्या कब खाना है, कब नहीं खाना है, कौन से सीजन में क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, कि चतुर्मास चल रहा है तो उसमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, समाधि, ध्यान, बहुत सारे इसमें पहलू आते हैं। तो इसलिए योग को समझने के लिए थोड़ा सा तो अध्ययन हमारे को पकड़ना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि हमारा प्राणमय कोश अच्छे से विकसित हुआ है और हमारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, तब जाके हम बाकी आगे की बात कर सकते हैं, वरना प्राण शक्ति ही नहीं होगी। प्राण आप देखेंगे कि एकदम ढीला ढाला व्यक्ति क्या पढ़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारे इसमें दिया गया है वो अन्नमय कोश को, और फिर दिया गया है कि प्राणमय कोश को। अगर बच्चे के ये दोनों कोश अच्छे से हुए हैं तब जाके आचार्यों का काम शुरू होता है। इसीलिए ये अन्नमय और प्राणमय की जो जिम्मेदारी है वो परिवार के साथ ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल में तो खाना और ये रिदम्स की बात कम ही होती है। पर विद्या क्षेत्र जैसे गुरुकुल में हमने जो किया, क्योंकि ये डे गुरुकुल है, इसलिए इसको हमने पेरेंट्स के साथ मिलके ऐसी रिदम बिठाई है जिसमें कि उनके प्राणमय और अन्नमय कोश पे भी काम गुरुकुल में भी होता रहे, घर में भी होता रहे। अभी प्राणमय से मनोमय कोश में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश हमारी इस चर्चा जो आज के सत्र हैं और कल के सत्र हैं, सबसे ज़्यादा फोकस हम इस पे देने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन एक प्रकार से जो आज एक पजल है वो ये दोनों कोश की है। अभी भी कई टीचर्स यहाँ सोच रहे होंगे, पेरेंट्स, अरे हम तो खाना अच्छे से ही देते हैं घर में, है ना, रिदम भी ठीक ठाक ही है। एक्चुअली है, पर इसका जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ इम्पैक्ट, एक है मोबाइल फ़ोन का और दूसरा है फास्ट फूड का। जब तक हम इन दोनों चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। जो ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात प्रीति आज कर रही थी, सबसे बड़ा कारण उसके पीछे है मोबाइल फ़ोन। आज बच्चा नहीं खाता, पहले कहानी सुनाते थे बच्चों को कि भाई कहानी सुनाते, चांद दिखाते हुए, जानवरों को दिखाते हुए। आज तो इजी है, आज 6 महीने के बच्चे के हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं कि भाई आप मोबाइल फ़ोन देखते हुए खा लो। और उसमें क्या खराबी है? मोबाइल फ़ोन में तो सिर्फ कार्टून ही तो देख रहा है बच्चा। नहीं, वो फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से 30 फ्रेम्स पर सेकंड टेक्नोलॉजी होती है। जितना रैपिडली वो फ्रेम्स चेंज होते हैं, उसके रंग जितने तेज़ चेंज होते हैं, उसका कंटेंट जितना जल्दी चेंज होता है, उतना ही अटेंशन डिसऑर्डर बच्चों में आता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना कि मोबाइल फ़ोन्स बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी हम हानि जो कर रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो है उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन। अभी कई लोगों के मन में ये प्रश्न, अरे फिर खाना कैसे खिलाएंगे फिर बच्चों को मैनेज कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे को सांस लेने को तभी मिलता है जब बच्चा मोबाइल पे हो या टीवी पे हो। हाँ, तो फिर से वही बात, ये आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, हम आपके लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। हम सिर्फ वो बात रख सकते हैं कि क्या चीज़ करने से क्या हानि है
और क्या चीज़ करने से क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा अपने आप. दैट इज़ योर प्रेरोगेटिव. तो क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी डेवलप किया हूँ, मैं हार्डकोर लिनक्स में प्रोग्रामिंग किया हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं इस प्रकार के, तो मुझे आइडिया है. आप में से भी कोई अगर यहाँ आईटी में है तो उसको भी मालूम होगा कि इट इज़ फ्रेम्स पर सेकेंड, इट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड. एंड जितना हम रेजोल्यूशन बढ़ाए जा रहे हैं, जितना हम टेक्नोलॉजी बढ़ाए जा रहे हैं, इट इज़ वेरी रैपिड. एक्चुअली हाउ इट गेट्स प्रोसेस्ड इन द माइंड, इट इज़ वेरी वेरी रैपिड चेंजेस. एंड फिर हम बोलते हैं मेरा बच्चा तो ध्यान ही नहीं देता है, उसको अटेंशन ही नहीं रहती है, पेशेंस ही नहीं रहती है. सो पेशेंस कैसे डेवलप करी जाए, ये क्वालिटीज़ कैसे हम डेवलप करें, ये मन का काम है, ये एकाग्रता का काम है, ये ध्यान का काम है, ये पेशेंस का काम है. आज आप एक बच्चे को, 7 या 8 साल के बच्चे को बोलो पेशेंस से बैठो, वो पेशेंस का वर्ड का मतलब क्या है उस बच्चे के लिए? आप में से कोई बता सकता है व्हाट डज इट मीन फॉर द चाइल्ड? बट हैव यू टोल्ड और नॉट? हाँ, फोकस ही नहीं है, फोकस से काम करो. वो बच्चा देख रहा है आपकी तरफ, फोकस का मतलब क्या है मम्मी या टीचर, है ना? yes or no? As a teacher we tell that you should be focused. Why aren't you focused? That child is thinking, what does focus mean? You know, it's an empty word for the child because the child has never experienced that. So पंचकोश का एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप लोग ये भी लिखिए. any knowledge, any learning should first come in action, not in head. आज के ज़माने में क्या हो गया है, हम लोग उसको विपरीत कर दिए हैं. एवरीथिंग वी फर्स्ट गिवन एकदम नॉलेज के रूप में नहीं. तो विद्या क्षेत्र में हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, अभी फोकस अगर करना है बच्चे को, तो बच्चे स्वेटर बुनते हैं, या वो अपना पाउच बनाते हैं क्रोशे से, या अपने ज्योमेट्री बॉक्स बनाते हैं सिलाई बुनाई से. महीना भर लगता है. दैट इज पेशेंस. The child has experienced patience in being. Then you don't need to tell the child patience क्या होता है. बेटा वो जो तुमने महीना भर लग के बनाया है ना, वो patience होता है. The child knows. क्वालिटी ही नहीं है तुम्हारे काम में. क्वालिटी का मतलब क्या है? When the child does this work, then the child knows its quality. Because we have spent from 6 years of the age of the child, उससे सीधी रेखा, वक्र रेखा से काम करते करते यहाँ पहुंचता है बच्चा 5 साल में. एक बार पेंसिल रख दिया तो पूरी लकीर एक साथ बनानी है आपको कुछ मेजर नहीं करना है, उंगलियों से, हाथ से फोल्ड कुछ नहीं करना है. आपको पेज के बीचों बीच, ये आपके दिमाग का मैं इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, आपकी आंख और आपके हाथ का ले रहा हूँ. हाँ, पहली क्लास जो हमारी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है. अब इसमें होते होते हम लोग बहुत कुछ करते हैं. अब एक बार आपने लकीर बना दी बीच में, तो जस्ट देखने के लिए आप बीच में पेपर को फोल्ड करिए, देखिए कितना ऑफ टारगेट है या कितना ऑन टारगेट है. इसमें दूसरी बात है, किसी का गलत नहीं, किसी का सही नहीं, क्योंकि सबने अच्छा ही किया, सबने सही किया. ये हमारे माइंड में फिर से जो रिजल्ट का है ना, कि इसमें से मेरा सही है ज़्यादा या मेरा करेक्ट है, वो तो ये चीज़ को हम बच्चों के ऊपर भी हम ले देते हैं, और बच्चे भी फिर से वही कंपटीशन में एकदम आ जाते हैं कि भाई मेरा ठीक है तेरा गलत है, मेरा ठीक है तेरा गलत है. सबका ठीक है. हम लोग यहाँ तक भी बोलते हैं बच्चों को क्लास में कि देखो नटखट चाचा एक हैं. पहले नटखट चाचा की कहानी सुनाते हैं 6 साल के बच्चों में, कि ये शुरू करने से पहले. नटखट चाचा का काम क्या है, वो बहुत मेहनत करते हैं घर में. आप लोग जब भी, हम इस विषय को रूपचित्र कहते हैं, आप लोग जब भी रूपचित्र करने के लिए बैठेंगे, नटखट चाचा आपको भटकाना चाहेंगे. उनका काम है आपको थोड़ा सा इधर उधर करना. तो इसलिए नटखट चाचा ज़्यादा मेहनत करेंगे या आप ज़्यादा मेहनत करोगे, उस पर हमारे को देखना है. तो ये कहानी सुना के हम, तो बच्चे भी अगली बार गलती करते हैं ना, देखो नटखट चाचा ने हमको कंफ्यूज कर दिया. नटखट चाचा है कौन? उनका मन. तो ये कहानी बता के, क्योंकि बच्चों को ये बोलना तुमने गलती करी गलती करी गलती करी, बचपन से वो पूरा उसी में बेचारा हो जाता है. तो इसलिए अब जब आपने ये लाइन बनाई है तो उसका हम फायदा लेंगे. तो इसमें ऐसी आकार एक बनाइए आप लोग. अब इसी का मिरर इमेज हमें बनाना है. मिरर इमेज, हाँ, मिरर इमेज कैसा होगा? अगर ये मिरर है तो
मैं इधर साइड में बना के दिखाऊंगा, फिर इसका बाद में बनाऊंगा। तो ये एक छोटा अगर मैंने बनाया, इसमें अगर ऐसा एक इमेज है तो इसका मिरर इमेज होगा ऐसा, है ना। सिर्फ रूल वही है, एक बार पेंसिल रख दी दोबारा नहीं उठाना है आपको। हाँ, आपको पूरा कंप्लीट करना है, कोई मेजर नहीं करना है इधर कितना गैप है इधर कितना, ऐसा कुछ नहीं, अंदाजे से देखते हुए ही आपको बनाना है, पूरा खत्म करने तक पेंसिल नहीं उठानी है। अब ये देखने में इतनी सरल लग रही थी एक्सरसाइज, उतनी सरल है नहीं। क्योंकि इसमें आपको स्पेशल ओरिएंटेशन आती है, आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करने का एक मोटिव रहता है। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर गेटिंग कनेक्टेड इन दिस होल प्रोसेस। तो इसलिए जब आप इसको बिना पेंसिल उठाए हुए आपको इसका मिरर बनाना है, तो आपको एक आप अनुभव करेंगे कि आप अंदर सांस रोकते हैं, आपका नेचुरल प्राणायाम चल रहा है। इट्स अ रियलिटी। एंड देन व्हेन द चाइल्ड कंप्लीट्स इट, चाइल्ड आया या नहीं आता, ऐसा है ना, व्हाट अ रिलीफ। सो ये जो इस प्रकार की hundreds of and this is just the culmination of this whole exercise, where they make rangolis, they will make braid patterns, they will do mirroring in horizontal and in vertical quadrants। और उदाहरण रूप में ऐसा करेंगे, इस बार हम लोग पेज को लैंडस्केप में लेंगे, पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप में लेंगे, और बीचों बीच, अभी आसान है, बीचों बीच लाइन बना दीजिए, एक बनी हुई है ना जी, बिल्कुल। तो ऐसी एक फॉर्म बना दीजिए उसमें। अभी इसको आपको बनाना है, और पहले ऐसा नहीं कि पहले हवा में बना के ट्राई करके प्रैक्टिस करके फिर एक्चुअल करेंगे, नहीं, डायरेक्टली गेट इनटू इट। किसको ये आसान लगा, किसको पिछला आसान लगा ज्यादा, ये वाला आसान किसको लगा ज्यादा, प्रैक्टिस हो गई इसलिए। ओके, तो ऐसे करते 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 आप जब ये कर रहे थे, आपको फोकस चाहिए था नहीं चाहिए था? When you do things with your hand, when you do things in the class, is when you develop focus. You cannot tell a child without doing anything with the child, बेटा फोकस करो, वो empty है बिल्कुल उस बच्चे के लिए, बहुत abstract concept है। इसलिए as a teacher we need to be aware about these aspects, that we tell children only those things that they have experienced in their hands by their doing. क्लियर है ये बात? तो ये मनोमय कोश को विकसित करने के लिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोकस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एकाग्रता, ये सब चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं बच्चों में। और आज की डेट में तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे ये सब चीज़ें डेवलप करने में। वी आर जस्ट डिमांडिंग, वेयर इज़ योर फोकस, वेयर इज़ योर एस्थेटिक्स एंड सेंस ऑफ ब्यूटी, कितना घटिया काम किया है। अच्छा काम होता क्या है, so that has to be taught, that has to be practiced. So this is how you work on. Now मनोमय कोश का एक सिद्धांत जो मैं जरूर बताना चाहूंगा, which is a very important principle, जो मैंने सुबह भी बताया था, कि काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, लोभ, ये 6 अनर्थास जो हैं ये मनोमय कोश में होते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन प्राणमय कोश में होता है, वैसे ये 6 अनर्थ मनोमय कोश में होते हैं। हमारे सारे रिश्ते, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, लोभ। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल दैट हाउ इट विल बी व्हेन यू हैव अ 4 quadrant and
if you have to make this in all 4 quadrants. So this is how it evolves, this drawings, you just continue to go more and more complicated, and that is how you prepare the hand of the child. अभी हमारे कई पेरेंट्स से हम बात करते हैं और कई फ्रेंड्स से भी बात करते हैं, वो बोलते हैं मेरा बच्चा कुछ भी करे, मैंने तो उसको फ्रीडम दे रखा है। अरे पढ़ाया ही मैथ साइंस इंग्लिश है, उसको फ्रीडम क्या मिला है? आपका बच्चा कुछ तब करेगा ना जब उसको 20 कुछ विद्याएं तो सिखाई हो, कुछ हाथ में उसके गुण कुछ आया हो, उसको क्रिएटिविटी मिली हो, उसको सोचने के लिए ब्रॉड एक कैनवस मिला हो, देन यू कैन से दैट मेरा बच्चा कुछ भी करे मैं उसको छोड़ रहा हूं. But if you have given the child only this much thing from childhood, 20 years we teach child only math, science and English. So what will the child do? The child has to do maths, English or science, maths or English. That is the only option left with the child, or the frustration at the end of the day. 17-year-old, 18-year-old children are frustrated. They don't know what they want to do. So many children come asking us कि हम क्या करें हमारे करियर में. That you have to make a choice. A 20-year-old child coming is a failure of our education system actually. And that is what the beauty. अगर आप NIOS का देखेंगे कितना flexibility है subjects में, फिर भी हम लोग maximum उसमें से science, maths और English को ही हम पकड़ते हैं. There are 38 subjects that even आप CBSE का देख लीजिए, actually the number of subjects given by CBSE are huge. But in our school 20 years we spent studying math, science and English. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को लगता है कि भाई वो तो हमारा मेन कोर्स है, बाकी सब एक्स्ट्रा करिकुलर है. That is again a problem of how we have created our society. But that doesn't mean we continue with that same method. Maths भी उतना ही मधुर है जितना संगीत है, और फिजिक्स भी उतना ही सुंदर है जितना ज्योमेट्री है या जितना पेंटिंग है. ये पढ़ाने वाले के हाथ पे डिपेंड करता है. That how we should bring maths, science and languages to children, so that each and every child, see today what happens is, first of all curriculum, हमारे curriculum को हमने सिर्फ math, science और English को restrict कर दिया है. Then is pedagogy को भी हमने सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कर दिया है जो intellectual बच्चे हैं. Today's pedagogy is just for children who are intellectually, because textbooks को पढ़ो, exam दो, pass या fail. There is very less creativity that we are bringing in teaching methodology, and that is what the beauty of Panchakosha system was. Now please understand, immediately हो सकता है हम में से कई teachers के मन में आ रहा हो रहा है कितना काम हो जाएगा ये, but it is also the way for our koshas to develop. Why are we living, what is the purpose of my life as a human being? मैं अगर यहाँ पर हूँ, मेरे अपने जीवन की गति किसमें है? मुझे भी तो मोक्ष के रास्ते पे जाना है ना. और मैं किसे जाऊंगा जब मेरा भी एवोल्यूशन होता है कॉन्शियसनेस का. अगर मैं ऐसे सिखाने के लिए सीखता हूं, मेरे भी पंचकोश विकसित हो रहे हैं. ये बात को बहुत समझना चाहिए हमें. और अगर हम ये मेथड्स नहीं ले रहे तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप से भी चीटिंग कर रहे हैं और बच्चों के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं. उसका ना हमें ज्यादा फायदा मिलेगा ना उनको. इसीलिए द बेस्ट पार्ट इज, it is so enjoyable, when we learn these all methodologies and these methods, every moment becomes so fresh for us. हमारे जीवन में हमें रुचि वापस मिलती है, सीखने में रुचि मिलती है, and we start, हमारा आनंदमय कोश विकसित होने लगता है, and उसका जो मजा है वो अतुल्य है. If we have experienced this much happiness doing something, imagine that multiplied by 1,000 times happiness. Won't we want it? We will want it. So that was the reason why आचार्य बनना हमारे समाज में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था. क्योंकि तपस्या है, पर सबसे ज्यादा श्रद्धा भी है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट भी है सोसाइटी में, और सबसे ज्यादा आनंद भी है. इसीलिए इस रास्ते को जो हमने पकड़ा है, we should continue walking on that, and for our own lives, and through that the students who are learning from us, they get benefited. Not, it is impossible to theoretically learn and teach these things, because it is a matter of you being that person. If you are not that person, you will not be able to teach that subject. It's a very, very fundamental secret of Panchakoshas. I am giving, वो भगवद गीता में ना गुह्यतम ज्ञानम. I am the most hidden, हाँ, गूढ़ ज्ञान पंचकोश का है.
अगर आचार्य का आनंदमय कोश विकसित नहीं है, वो बच्चे का आनंदमय कोश विकसित नहीं कर सकता। अगर आचार्य का विज्ञानमय कोश विकसित नहीं है, वो बच्चे का विज्ञानमय कोश विकसित नहीं कर सकता। अगर आचार्य का मनोमय कोश विकसित नहीं है, तो वो बच्चे का मनोमय कोश विकसित नहीं कर सकता। On the contrary, we can damage it. I will take a small example. अगर किसी व्यक्ति का मनोमय कोश विकसित नहीं है, तो उसको क्रोध आएगा, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, लोभ कहाँ पर रहते हैं? मनोमय कोश में। अब उसको क्रोध आता है, अगर किसी को क्रोध आता है और अपने बच्चे पे क्रोधित होता है, बच्चे को क्या होता है? डर बैठने लगता है। तो वो डर का घर कहाँ है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो भय का घर जो है वो प्राणमय कोश में है, तो उसका प्राणमय कोश अनस्टेबल हो जाएगा। और वो आप अनुभव भी करते हैं। अगर आप डरते हैं तो आपका हार्ट बीट क्या होता है? इज इट इरेगुलर और नॉट? इरेगुलर। आपका ब्लड प्रेशर एकदम ऊपर नीचे होने लगता है। यस और नो? सो दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग्स टू अंडरस्टैंड. If as a teacher, as a parent, if I am getting angry again and again on the children or my son or daughter, then you know the pranamaya kosh of the child is going up and down. इसलिए ये fundamental understanding होना जरूरी है कि as teachers, while we are learning this for increasing our knowledge, but it is also our way. अभी कोई यहाँ बैठा है जो, अगर मैं एक fundamental question पूछूं, आपके लाइफ का पर्पस क्या है? Isn't it a very important question to know? It's a very simple answer. आप सनातन धर्म को अगर जानते हैं या फॉलो कर रहे हैं या उसको समझ रहे हैं, उसका आंसर सबको एक ही है कि सबको पुरुषार्थ को पालन करना है और मोक्ष की ओर बढ़ना है। पंचकोश विकसित होना is the only way for you to go to moksha. That was the power of this system that our country had, which we have lost. तो इसलिए let us take this up as a challenge that I will work on my own koshas. जब आप भरेंगे, कुआं भरता है तभी औरों को पानी उससे मिलता है। आपके पंचकोश जब विकसित होंगे तो बच्चे जो आपके साथ कनेक्टेड है, नेचुरली उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसको हम थियोरिटिकली सिर्फ पास ऑन नहीं कर पाएंगे, है ना? बट दैट डजंट मीन आप बोलो अच्छा ठीक है फिर 20 साल में पहले पंचकोश विकसित कर लेता हूँ फिर पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। वो भी कभी नहीं होता है, क्योंकि चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर एफर्ट। ब्यूटी ऑफ पंचकोश विकसित होने का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल क्या पॉइंट है? विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश डेवलप्स मोर एंड मच मोर रैपिडली व्हेन दे सी एडल्ट्स अराउंड देम वर्किंग ऑन देयर ओन कोशास। That was the beauty of our system, you know. Everything was, imagine ऐसा environment रहा होगा जहां सब लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं और सब चल रहा है, सुंदर से आगे बढ़ रहा है। वो सिस्टम हमारा सिस्टम था। नमस्ते।